आज पश्चिम बंगाल में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन सबकी नजर भवानीपुर सीट पर है, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ यहां से बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल और सीपीएम के श्रीजीव विश्वास समेत 12 उम्मीदवार हैं। यहां उपचुनाव की नौबत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि ममता बनर्जी के लिए टीएमसी के शोभन देव चट्टोपाध्याय ने यहां से इस्तीफा दिया था और ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार चुकी थी। उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 5 नवंबर तक विधायक बनना जरूरी है। संविधान के मुताबिक शपथ ग्रहण के 6 महीने के भीतर किसी मंत्री या मुख्यमंत्री का सदन का सदस्य बनना जरूरी है। चूंकि पश्चिम बंगाल विधान परिषद नहीं है, इसलिए नंदीग्राम में हार के बाद ममता के लिए एकमात्र यही चुनावी रास्ता बचा हुआ था। तो आपको बता दें कि ममता बनर्जी, जिनकी उम्र 66 साल, उनके खिलाफ खड़ी हुई हैं 41 साल की प्रियंका टिब्रेवाल और इन दोनों में मुकाबला है। शोभन देव चट्टोपाध्याय के इस्तीफे की वजह से दोबारा चुनाव किया जा रहा है और यह भी वजह है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी पश्चिम बंगाल में, और विधान परिषद क्योंकि नहीं होता है पश्चिम बंगाल में, इसलिए यह चुनाव जरूरी था। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ममता बनर्जी को 6 महीने के भीतर यानी कि 5 नवंबर से पहले विधायक बनना जरूरी है। वोटरों की ये लंबी कतार पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के चुनावी भविष्य का फैसला करने के लिए है। भवानीपुर में सुबह 7 बजे से उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ममता बनर्जी की किस्मत का फैसला आज होने वाला है, वो जीतेंगी या हारेंगी। और भवानीपुर उपचुनाव की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम हैं मित्र इंस्टीट्यूशन भवानीपुर के स्कूल में, जहां पर ममता बनर्जी खुद वोट डालने आती हैं और जो बनर्जी परिवार है उनका समस्त वोट यहीं पर है। और सुबह से ही लंबी कतारें यहां देखने को मिल रही हैं। 2 तरफ की कतारें हैं, इस तरफ भी कतार है और इस तरफ भी कतार है। तो बंगाल का जो चिर परिचित अंदाज है वो देखने को मिल रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि अमूमन चुनाव में भीड़ नहीं होती है, भीड़ कम होती है और जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी काफी कम होता है। भवानीपुर उपचुनाव ममता बनर्जी के लिए काफी मायने रखता है। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 5 नवंबर तक ममता का विधायक बनना जरूरी है। विधानसभा चुनाव में ममता नंदीग्राम में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हार गई थीं। टीएमसी की ये पारंपरिक सीट है। ममता बनर्जी यहां से 2011 और 2016 से चुनाव जीत चुकी हैं। हम आम जनता को आजादी देंगे। মনে রাখবেন, আজকে স্বাধীনতা চলে যাচ্ছে দেশে, আমরা হিন্দুস্তানকে তালিবান বানাতে দেব না, মাথায় রেখে দেবেন। আজকে ইউপিতে লোক কথা বলতে পারে না, পাঞ্জাবে ভয় লোক কথা বলতে পারে না, ত্রিপুরায় পারে না, দিল্লিতে পারে না, উত্তর প্রদেশে পারে না, শুধু মানুষকে মারা হয়। भवानीपुर से यूं तो कल 12 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला टीएमसी की ममता बनर्जी, बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल और सीपीएम श्रीजीव विश्वास में है। ममता को यहां बीजेपी युवा मोर्चा की उपाध्याय प्रियंका टिब्रेवाल चुनौती दे रही हैं। हालांकि ममता की तरह वो भी इसी साल हुए आम चुनाव में एंटल्ली सीट से बड़े अंतर से चुनाव हारी थी। कैसा चल रहा है वोटिंग जो आप देख रहे हैं? जहाँ जहाँ खराबी दिख रही है वहाँ मैं आवाज उठा ही रही हूँ। अभी तक कोई बूथ रिगिंग या जैमिंग का कोई 2-3 जगह जैम करने का कोशिश किया था। अभी इसमें भी 146 था, वो मैंने चालू कराया। 126 जो मदन मित्रा के घर के नीचे है वो जाम अभी भी करके रखा है। अभी तक जो हो रहा है, आप खुश हो, संतुष्ट हो या फिर दिक्कत है? लोग अगर घरों से निकल करके जेन्युइन वोटिंग होती है देते हैं तो आप नतीजा देख लीजिए। कोविड का साया है, लिहाजा मतदान केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही पश्चिम बंगाल के सियासी रक्त चरित्र को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। वोटिंग शाम 6 बजे तक खत्म होगी। पश्चिम बंगाल में 2 अन्य विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो रहा है। ये 2 सीटें हैं मुर्शिदाबाद जिले की जंगीपुर और शमशेरगंज। वोटों की गिनती 3 अक्टूबर को होगी। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। सूर्य अग्नि रॉय मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुपम जुड़ गए हैं भवानीपुर से, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल जी, सभी का रुख करेंगे एक एक करके। लेकिन सबसे पहले अनुपम, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से ममता बनर्जी यहां पर अपने दावेदारी पेश कर रही है, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। किस तरीके से अभी वोटिंग चल रही है, क्या है प्रोग्रेशन?
जी नेहा, देखिए इस वक्त हम लोग मित्र इंस्टीट्यूशन भवानीपुर का जो स्कूल है उसके ठीक सामने है। यहाँ पर ममता बनर्जी वोट देती हैं तो सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें हमें देखने को मिल रही हैं। जो सुबह जब हम लोग 7 बजे आए थे तब बाहर में काफ़ी लंबी कतार थी, अब भीतर में लोगों को भेजा जा रहा है। भीतर में कई बूथ हैं तो अमूमन जो स्थिति रहती है उपचुनाव में वैसी स्थिति नज़र नहीं आ रही है अभी सुबह में तो, लेकिन थोड़ी देर बाद जो वोटिंग परसेंटेज है वो पता चलेगा, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज पर बहुत कुछ निर्भर कर रहा है। खासतौर पर जो टीएमसी के नेताओं से हम बात कर रहे थे तो वो बोल रहे थे कि अगर वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होगा तो उनकी यही कोशिश है कि मार्जिन से जीते ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी अब नेशनल पॉलिटिक्स में जाने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी हैं। ऐसे में उनको एक पुश मिलेगा अगर वो यहाँ मार्जिन से जीतती हैं। वहीं बीजेपी का भी यही कहना है कि अगर मार्जिन ज़्यादा बढ़ता है तो ममता बनर्जी को हो सकता है नुकसान हो। तो दोनों ही ओर से कोशिश है और चाह रहे हैं दोनों ही पार्टियाँ, सीपीएम भी यही चाहती है, तीनों ही पार्टियाँ, की जो वोटिंग परसेंटेज है वो ज़्यादा हो। पिछली बार अगर हम देखें तो 61% वोटिंग परसेंटेज हुआ था इस भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में, जो कि बंगाल का औसत प्रतिशत है उससे कम रहा था। तो इस बार सभी पार्टियों की कोशिश है कि लोग बाहर आएं और अपील भी की जा रही है लगातार कि लोग बाहर आएं, कम से कम एक वोट दें तो जिससे वोटिंग परसेंटेज बढ़े। और जो सुबह से जो नज़ारा हम देख रहे हैं कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। मौसम भी आज अच्छा है क्योंकि 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन आज सुबह हल्की बारिश हुई थी, उसके बाद से बारिश बंद है, आसमान भी खुल चुका है अभी। तो उम्मीद की जा रही है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो ज़्यादा होगा, जिससे जो सभी पार्टियां चाह रही हैं उनके मन मुताबिक हो सकता है ये हो। लौटूंगी मैं आपके पास अनुपम। सूर्याग्नि भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सूर्याग्नि, प्रियंका टिब्रेवाल ये आरोप लगा रही हैं कि कई वोटिंग बूथों पर गड़बड़ी हो रही है, जिसकी कंप्लेन उन्होंने की है। कहां तक इन दावों में सच्चाई है? देखिए, प्रियंका टिब्रेवाल सुबह 5 बजे से वो भवानीपुर में घूम रही हैं, बूथ पे जा रही है। हमसे भी बात की, उन्होंने दावा किया कि कुछ बूथों पे जैमिंग की जा रही है, कोशिश कर रहे हैं तृणमूल के लोग और वो इसका प्रोटेस्ट वो करेंगी। और दूसरी जगह पे वो एक जगह से गुजर रही थी, एक खाने की जगह को उन्होंने देखा कि वहां पे लोग हैं। उनके ऑफिस ने ईसी को कंप्लेन भी किया है कि कैसे 144 में, सेक्शन 144 में जहां पे वोटिंग हो रही है, ऐसे एक सिचुएशन में कोई ढाबा या फिर ईटरी जो है वो खुला रह सकता है, वहां पे भीड़ मौजूद हो सकती है। ऐसा दावा प्रियंका के ऑफिस से किया गया है, ईसीआई को कंप्लेन किया गया है। और दूसरी बात, अगर हम वोटिंग के बारे में बात करें तो सुबह से भवानीपुर के भिन्न भिन्न जगह पे हम लोग घूमे हैं, लेकिन नजारा ऐसा ही है, कुछ खास दिख नहीं रहा है, क्योंकि लोगों की तादाद जो है वो बहुत ही अगर मैं कहूं तो डिसेंट या फिर उससे कम लग रही है, क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ हमने शायद नॉर्मल चुनाव में देखा था, 21 के चुनाव में देखा था, वो वैसी भीड़ें सुबह से एटलीस्ट जहां जहां हम लोग गए हैं भवानीपुर के, वहां पे देखने को मिला है नहीं। और लेकिन सिर्फ 9 बजे हैं अभी, शाम के 6 बजे तक पोलिंग चलेगी और हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि आहिस्ते आहिस्ते, क्योंकि वेदर भी बेटर होते जा रहा है, शायद लोगों की तादाद जो है वो बढ़े, लोग आए, क्योंकि दोनों ही पार्टी इनफैक्ट सीपीएम के द्वारा भी यही प्रचार किया गया था कि घर से निकलिए और वोट दीजिए, क्योंकि जैसे अनुपम मिश्रा ने कहा कि मार्जिन एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि देखना होगा कि कौन जीतता है, लेकिन कितने मार्जिन से कौन जीतता है वो भी बहुत एक डिसाइसिव फैक्टर बन जाएगा। नेहा, बिल्कुल लौटूंगी मैं आपके पास। सूर्याग्नि रॉय मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, अगर आप पीछे की तस्वीरें एक बार दिखा सकें, किस तरीके से वहां पर लोगों का आना शुरू हो चुका है, क्योंकि जहां पर सूर्याग्नि खड़े हैं वहां तो बारिश हो रही है, जिससे आज की वोटिंग प्रभावित हो सकती है। बिल्कुल नेहा, मैं आपको जो बूथ है उस ओर ले चलता हूं। कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा बूथ की अगर और आपको ले जाएं तो यहाँ पर लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, सुबह के वक्त में लंबी थोड़ी कतार देखने को मिली थी, लेकिन जो बहुत लंबी कतारें बंगाल के चुनाव में हमें देखने को मिली वैसी बहुत लंबी कतारें यहाँ पर नहीं है। सेंट्रल फोर्सेस जगह जगह तैनात की गई हैं, ये भीतर घुस रहे हैं और भीतर जाके कोशिश, कई बूथ हैं भीतर में, तो वहाँ पर वोटिंग हो रही है। लेकिन जैसा कि बताया मैंने कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो मैटर करेगा और उसी की कोशिश भी की गई है सभी पार्टियों की ओर से। हालांकि ये ट्रेंड रहा है उपचुनाव में कि वो वोटिंग परसेंटेज होता है वो काफ़ी कम होता है, और पिछले बार जो विधानसभा का चुनाव था वहाँ पर भी सिर्फ 61% वोटिंग हुई थी। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा वोटिंग हो इसकी अपेक्षा शायद संभव नहीं है, लेकिन लोगों की उम्मीदें यही हैं कि लोग बाहर आएँ और वोट दें।
बने रहिए हमारे साथ। जयंतो जी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। जयंतो जी, जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा था तब भी आपसे बातचीत हो रही थी और हमने कहा था कि ममता बनर्जी सिंगल हैंडेडली नंदीग्राम से जीत जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसके लिए अब मामला कोर्ट में भी है। लेकिन इस बार भवानीपुर से जीतना ममता के लिए साख और नाक दोनों का सवाल है। एक लंबा मार्जिन अगर हो तो और भी बेहतर है, क्योंकि नेशनल पॉलिटिक्स में अगर आपको एंट्री चाहिए तो एक धमाकेदार जीत के साथ आप वो एंट्री कर सकते हैं। जयंतो जी। हाँ, देखिए, पश्चिम बंगाल में भवानीपुर सेंटर जो है, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया है नेहा जी, क्योंकि यहां गार्डन रिच भी है जहां मुस्लिम डोमिनेटेड आबादी है। भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20% मुस्लिम वोट है और नेताजी सुभाष बोस के घर एल्गिन रोड एकदम सोफिस्टिकेटेड, जिसको हम लोग भद्रलोक बंगाली कहते हैं, अर्बन बंगाली, एलिट बंगाली रहते हैं, वो भवानीपुर में दोनों ही हैं। और भवानीपुर में जैसे कालीघाट है, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और लास्ट 2 असेंबली चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के जो वोट बैंक जो कांग्रेस से तृणमूल को मिला था, वो वोट बैंक धीरे धीरे बीजेपी में जा रहा था। मतलब 2 असेंबली इलेक्शन में बीजेपी का वोट बैंक बढ़ गया था। अभी इस समय इसीलिए जब नंदीग्राम में ममता जी चली गई थी तो बीजेपी ने यह शिकायत किए थे कि ममता जी भवानीपुर का डिलिमिटेशन के कारण जो वोट बैंक चेंज हो गया है, वहां गुजराती वोट है, मरवाड़ी वोट है, पंजाबी वोट बैंक बहुत स्ट्रांग है, तो इसीलिए ममता जी भाग रहे हैं। अभी ममता जी जब आ गए हैं फिर भवानीपुर में, अभी देखिए बाहरी इशू नहीं है। ममता जी 200 पार कर किए हैं असेंबली में, तो अभी जीत के बाद जो बीजेपी के बारे में जो हम लोग सोच रहे थे, जो लहर दिखाई दे रहा था, जो जय श्री राम वाला नारा, मैं बंगाली लोग जय श्री राम नारा लगा रहा है अमित शाह जी के रोड शो में, मैं तो जिंदगी में पहली बार देखा 40 साल के अनुभव के बाद भी। लेकिन आज वो स्थिति में 2021 के चुनाव के बाद वो स्थिति में ना थोड़ा परिवर्तन फिर आ गया है। और जो जीता वो सिकंदर, अभी ममता जी का पकड़ है। अभी वहां जो जिसको नॉन बंगाली वोटर, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है लेकिन ऐसे ही कहा जाता है, तो जो नॉन बंगाली वोटर है, ममता जी इस बार सबसे पहले गुरुद्वारा गए, उसके बाद मस्जिद गए, और जितने नॉन बंगाली सेगमेंट है अलग अलग वार्ड में गए। तो मतलब किसी तरह से वो ये संदेश नहीं देना चाहते हैं कि वो बंगाली वोट बैंक कर रहे हैं। तो रैदर क्या स्टेटमेंट किया है, बोले हैं ये मिनी भारत वर्ष है भवानीपुर। तो अभी बाहरी का इशू नहीं है। अभी 2024 के पहले ममता जी को, जैसे अनुपम कह रहे थे, ये कितना परसेंटेज वोट मिलेगा, मतलब कितना टर्नआउट होगा, क्योंकि बाई इलेक्शन में नेहा जी टर्नआउट यूजुअली कम होता है, लोग ज्यादा वोट नहीं देते हैं। जैसे पूरी चुनाव जब होती है उस समय जैसे होता है, बाई इलेक्शन में कम होता है। और अभी ये अच्छी बात है कि शांति का वहां मतलब माहौल है, ऐसे कोई दंगा फसाद नहीं है, और बहुत हार्ट ऑफ द सिटी में है, तो वहां ज्यादा दंगा फसाद होने का संभावना कम लगता है। तो अभी अगर टर्नआउट ज्यादा होगा और लोग अगर ज्यादा वोट देंगे तो जो मार्जिन है वो मार्जिन ममता बनर्जी बढ़ाना चाहती है। ममता बनर्जी चाहते हैं कि जो वोट बीजेपी में चले गए थे और लगातार चले जा रहे हैं उसको रोकना, और 2024 के पहले ये संदेश देना कि ममता जी जो मोदी जी के साथ जो लड़ाई दिल्ली में हो रहा है उसमें ममता जी विल बी द मेन ऑपोजिशन कैरेक्टर। तो इसमें बहुत सारे ममता जी का राजनीति का लक्ष्य है। लेकिन भाजपा का कोशिश है कि जो वोट बीजेपी में आए कम से कम उसको ज्यादा पहले कंसोलिडेटेड रहे, उनके जो वोट बैंक में उसमें इरोशन ना रहे, क्योंकि ये भाजपा के लिए लॉन्ग टर्म गेम है। देखिए, मोदी जी कैंपेन में नहीं गए, अमित शाह जी ने नहीं गए, नड्डा जी नहीं गए, हरदीप पुरी को वह प्रभारी बना के भेजा गया था, अर्जुन सिंह जी बैठे हैं। तो वहां बीजेपी भी जैसे विधानसभा चुनाव में जो इंजन लगाया था पूरा एकदम इलेक्शन मशीनरी, उतना बीजेपी प्रायोरिटी भी सेंट्रल लीडरशिप नहीं दे रहे। बीजेपी का अभी लॉन्ग टर्म खेल है, शुभेंदु अधिकारी को सामने रखते हुए
नेक्स्ट असेंबली तक ये लंबी रेस की घोड़ा है शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के लिए। तो इसीलिए इस चुनाव में अभी सबसे बड़ी बात है कि क्या मार्जिन होगा, ममता जी हारेंगे, ये फोरकास्ट मुझे तो लगता नहीं है किसी पोलस्टार ने किया है कि भवानीपुर में ममता हार जाएगी, लेकिन देखिए आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी है। लौटूंगी मैं आपके पास जयंत जी, हमारे संवाददाता बने हुए हैं हमारे साथ। सबसे पहले रुक करेंगे भवानीपुर से, हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र हमारे साथ जुड़े हैं। अनुपम, जिस तरीके से यहाँ पर सूर्याग्नि जानकारी दे रहे थे कि प्रियंका टिब्रेवाल बूथ जा रही हैं, देख रही हैं कि वहां सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, आपके बूथ पर पहुंची क्या वो? जी देखिए, सुबह लगभग 7 बजे के आसपास प्रियंका टिब्रेवाल यहाँ पहुंची थी। यहाँ पर आई, उन्होंने उसी वक्त आरोप लगाया कि कई जगहों पर बूथ जाम करने की कोशिश हो रही है। हालांकि हर जगह पुलिस को भी तैनात किया गया है, जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनकी संख्या भी बढ़ाई गई है, क्योंकि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जिस तरीके से थोड़ी हिंसा हुई थी उसके मद्देनजर 144 धारा तो लागू की गई है, साथ ही साथ सेंट्रल फोर्सेस की संख्या बढ़ाई गई है। जो कोलकाता पुलिस है उनके जो जवान हैं वो भी बूथ के बाहर तैनात किए गए हैं। तो प्रशासन की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से कोशिश है कि जितना शांतिपूर्ण हो सके चुनाव उतना किया जाए। हालांकि अभी तक हिंसा की वैसी कोई भी खबर हमारे पास नहीं आई है। जितने भी बूथ हैं भवानीपुर असेंबली क्षेत्र में, आरोप जरूर लगाया है प्रियंका टिब्रेवाल की ओर से लगाए गए हैं, लेकिन जहां जहां हम लोग गए हैं वहां पर अभी तक शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और कोशिश भी यही है प्रशासन की कि शांतिपूर्ण मतदान हो, संपन्न हो। सूर्याग्नि, आपके पास क्या जानकारी है, वहां पर कितने फीसदी मतदान अभी तक हुआ है सुबह से जब से पोलिंग बूथ खुला है? देखिए, सुबह से जैसे हमने नजारा दिखाया भवानीपुर के विभिन्न जगहों से, टर्नआउट हमने जो देखा है वो इन कंपैरिजन टू चुनाव जो मई के महीने में हुआ था उससे बहुत ही कम दिखने में आ रहा है। हालांकि यहाँ पे सिर्फ 9 बजे हैं और कुछ ही देर बाद ऑफिशियल फिगर्स जो है वो सामने आएंगे, लेकिन अगर आप नजारा देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। जनरली हमने मई के महीने में जब चुनाव हुआ था, भवानीपुर में भी चुनाव हुआ था, तब हमने बहुत कतार देखी थी। आज फिलहाल 9 बजे तक अगर हम देखें तो वो ज्यादा कुछ है नहीं, 1-2 करके लोग जा रहे हैं। उससे ज्यादा अगर हम कहें तो वोटर्स से ज्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल है कोलकाता पुलिस के। पंजाब के पुराने मुख्यमंत्री अपना राज्य छोड़कर दिल्ली में तमाम अटकलों के बीच गृह मंत्री से मिलते हैं। नए मुख्यमंत्री 10 दिन बाद भी अपनी सरकार को स्थिर करने में ही फंसे हैं और जनता इंतजार कर रही है कि कब सरकार का काम शुरू होगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री सब अपनी अपनी सियासत में इतना व्यस्त हैं कि राजधानी चंडीगढ़ में सचिवालय के भीतर मंत्रियों की एक खाली कुर्सी जनता के साथ किए गए वादों पर मजाक है। जिस सचिवालय में जनता के काम के लिए चहलकदमी दिखनी चाहिए, वहां फैला ये सन्नाटा सिर्फ सत्ता को सर्वोपरि समझने वाली सियासत का स्वार्थ दिखाता है। सचिवालय के भीतर आम आदमी के काम को छोड़कर खाली पड़ी कुर्सी पंजाब की जनता के साथ एक छल क्यों ना कहें। जब नए मुख्यमंत्री की शपथ के 9 दिन बीत चुके हैं, नए मंत्रिमंडल की शपथ के 4 दिन बीत चुके हैं, विभागों के बंटने के भी 2 दिन बीत चुके हैं, पूरी सरकार और पार्टी पंजाब में आपसी घमासान में इतनी व्यस्त कि जनता के काम भुला दिए गए। चंडीगढ़, दिल्ली, पटियाला जगह जगह मीटिंग्स का दौर जारी है। आप देख सकते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कैबिनेट की मीटिंग लेने पहुंचे हैं और इस कैबिनेट में आज चर्चा का विषय यही रहेगा कि जो कांग्रेस में अंतर्कलह बनी हुई है, अस्थिरता का माहौल पंजाब सरकार में बना हुआ है, उससे कैसे निपटा जाए। मुख्यमंत्री चन्नी पहुंचते हैं तो कैबिनेट की बैठक के लिए, जहां सिद्धू के इस्तीफे के बाद छिड़े पार्टी के झगड़े में उन्हीं के सारे मंत्री मौजूद नहीं होते। थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक करके मुख्यमंत्री सचिवालय से निकल जाते हैं और जिस सचिवालय में जनता के काम के लिए अपनी शपथ निभाते मंत्री अफसर दिखने चाहिए, वहां नजर आता है सन्नाटा।
पंजाब की नई सरकार नए सपने, नई उम्मीदें, नए वादे और नए दावों के साथ आई है। लेकिन इन दावों की हकीकत क्या है? एक मंत्री जिसके पास 4 मंत्रालय हैं, उनके नाम पढ़िए। नाम है रजिया सुल्ताना, जिन्हें पंजाब में जल वितरण, सामाजिक सुरक्षा, महिला बाल विकास समेत 4 विभाग दिए गए। मंत्री जी जनता का काम करने की जगह सिद्धू के इस्तीफे के बाद खुद भी इस्तीफा दे देती हैं। जनता यहाँ पर काम के लिए आती है। विधानसभा चुनावों में मात्र 5 महीने बचे हैं, लेकिन मंत्री महोदया कहीं ना कहीं बिजी हैं। आप देख सकते हैं कमरा खाली पड़ा हुआ है और बाहर कोई मिलने आता है तो उसको जवाब कुछ भी नहीं है। दरअसल मंत्री महोदया नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन में कैबिनेट से इस्तीफा दे चुकी हैं और भले ही उनके पास महिला बाल कल्याण विभाग है, भले ही वाटर सैनिटरी विभाग है, भले ही उनके पास सामाजिक न्याय का विभाग है, लेकिन सच्चाई ये है कि मंत्रियों को पंजाब में फिलहाल जनता से ज्यादा अपनी कुर्सियों की पड़ी है। जिस पंजाब में पैदा होने वाला प्रत्येक बच्चा 82,000 रुपए से अधिक का कर्जदार है, जिस पंजाब में किसानों पर 70,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, जिस पंजाब के भीतर 10 वर्ष में कर्ज 74,000 करोड़ से बढ़कर 2,73,703 करोड़ रुपए होने जा रहा है, वहां सरकार बनने के 9-10 दिन बाद भी हालत ये कि सिद्धू के समर्थन में 2 और मंत्री अपना काम छोड़कर उनके घर बैठक करते हैं। लेकिन जिस सचिवालय में मंत्रियों को जनहित की फाइल निपटानी चाहिए, वो आपसी खींचतान की राजनीति में एक दूसरे को निपटाने में लगी हैं। पंजाब सरकार दावा कर रही है कि सभी मंत्री सचिवालय में बैठकर जनता की बात सुनेंगे, जनता के मुद्दे सुलझाएंगे, जनता की समस्याओं को खत्म करेंगे। लेकिन मंत्री कहां व्यस्त हैं? आप देख सकते हैं ब्रह्म महिंद्रा, जो कि स्थानीय निकाय के मंत्री हैं, और उनके दफ्तर की बात करें तो दफ्तर में यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ये नेम प्लेट स्थानीय निकाय के साथ संसदीय कार्य और शिकायत निवारण का भी महकमा पाए ब्रह्म महिंद्रा की है। कैप्टन के करीबी ये मंत्री जी भी व्यस्त हैं अपनी सियासत में जनता को मझधार में छोड़कर। मंत्री जी का कार्यालय आप देख सकते हैं, आज ही कैबिनेट मीटिंग हुई है, कैबिनेट में भी मंत्री जी नहीं आए और यहाँ पर खाली कुर्सियां उनका इंतजार कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि मंत्री महोदय का दफ्तर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और खाली कुर्सियां कहीं ना कहीं मंत्री जी का इंतजार कर रही हैं और बाहर मंत्री जी का स्टाफ बैठा हुआ है। कुल मिलाकर दावों की हकीकत क्या होती है, वो तस्वीरें हम आपको पंजाब के सचिवालय से दिखा रहे हैं। कुछ ही महीने में पंजाब में चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, फिर इसी कुर्सी पर बैठे मंत्री जनता के हित के बड़े फैसले नहीं ले पाएंगे। जब वक्त जनता से किए गए वादों को पूरा करने में फैसले लेने का है, तब मंत्री अपना कुर्सी वाला कर्तव्य छोड़कर पार्टी की कलह में कलहकार बने हुए हैं। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। और एक बार फिर बड़ी खबर का रुख करेंगे। कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में पुलिस की पिटाई से मौत का विवाद बढ़ गया है। मनीष गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि पुलिस ने बर्बरता की। उनके सिर, चेहरे, शरीर के कई अन्य हिस्सों में गंभीर चोट के निशान पाए गए। मनीष गुप्ता के शरीर पर गंभीर चोट के 4 निशान, सिर के बीच में कारोबारी के लिए जानलेवा साबित हुआ निशान देखा जा सकता है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है, कारोबारी के दाहिने हाथ की कलाई पर डंडा मारने का निशान है, दाहिने हाथ की बांह पर भी डंडे से पिटाई के निशान है, बाईं आंख की ऊपरी परत पर चोट के निशान है। इस पूरे मामले में 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें एसएचओ शामिल हैं। कानपुर के कारोबारी की मौत का यह मामला, जिसमें पत्नी की शिकायत के बाद यह एक्शन लिया गया है। और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी आप देख रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर यह दर्शाया गया है कि मनीष गुप्ता के शरीर पर कहां-कहां चोट के निशान पाए गए। 4 निशान है गंभीर तौर पर और वजह मौत की बताई गई है, जो सर पर चोट लगी है वो। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि कहां-कहां पर शरीर में चोट की गई है। इन सब की बातों से संतुष्टि अपनी व्यक्त नहीं कर सकते, इतनी नहीं है। हम सीएम जी से बात करेंगे, उसके बाद संतुष्टि बताएंगे। समय दिया है आपको, बोला है मिलवाएंगे, बात कराएंगे, किस समय बताया है? समय बताया गया है कि हम आपको 1 घंटे पहले बता देंगे कि कब मिलवाएंगे। आपने 3 जो मुख्य मांगे रखी थी, कोर्ट का जो केस है उसको यहाँ पे ट्रांसफर किया जाए, 50 लाख का मुआवजा आप चाहती थी और 1 नौकरी,
क्या उसको लेकर के कोई आपको आदेश या कोई इंगित किया गया, कोई बात कही गई अभी तक, कोई आश्वासन? अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, कहा गया है ये आपको सीएम जी बताएंगे। उनसे बात होने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, वहीं से आपको आदेश, वहीं से जो आदेश होगा वही माना जाएगा। देखा था आपने जिस तरीके से बात रखी थी, आप न्याय की बात कर रही हैं, आप जब से ये प्रकरण आया परेशान हैं, हम देख रहे हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि इसमें जो तफ्तीश की बात हो रही है, जांच की बात हो रही है, निलंबन की बात हो रही है, वो पारदर्शी है? आपको लग रहा है जिस दिशा में कार्रवाई हो रही है? अभी मुझे कार्रवाई के बारे में कुछ भी सूचना नहीं मिली है, इसीलिए मैंने सीबीआई जांच के लिए उसमें लिखा है। आपने सीबीआई जांच की मांग की? हाँ, मैंने जो पत्र दिया उसमें लिखा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से क्या कहेंगी? आपको लग रहा है कि वो संवेदनशील होंगे इस मामले में? अभी तक मैं जितना मुख्यमंत्री जी के बारे में न्यूज़ सुन के जान पाई हूँ, तो ये नॉर्मल घटना नहीं है, उसको वो बहुत लाइट नहीं ले सकते हैं। एक पुलिसकर्मी, 6 पुलिसकर्मियों ने एक निर्दोष की हत्या करी है, और वो निर्दोष भी एक ऐसा है जिसके घर पे कोई नहीं है उसके अलावा। तो मुझे नहीं लगता है सीएम महोदय इसको बहुत हल्के में लेंगे। वो बेटा, उसका दिन इतना ही तुम्हारे दिन का साथ था, उसका साथ तुम्हारा इतने ही दिन का था। हमें ऊपर वाला नहीं अच्छा लग रहा है। ये मखाने भी है। हाँ। नीचे हाथ लगाओ, ऐसे नहीं। मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। संतोष, देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई चीजें, कई फैक्ट सामने आए हैं जिससे अब आगे की कार्रवाई में थोड़ी बहुत आसानी हो सकती है। लेकिन आज जो सीएम से मुलाकात होनी है मनीष गुप्ता के पत्नी की, उस मुलाकात को लेकर ये कहा जा रहा है कि इसमें आश्वासन दिया जा सकता है एसआईटी जांच का भी। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के जांच पर ही इनके परिजनों की जो मांग थी कि निष्पक्ष जांच हो, और उसी को लेकर के आज मुख्यमंत्री जब कानपुर में जाएंगे, कार्यक्रम के दौरान उस परिवार की मुलाकात मुख्यमंत्री से करवाई जाएगी। और इसी आश्वासन के बाद परिजनों ने कल देर रात मनीष गुप्ता के शव का अंतिम संस्कार किया, जबकि कल दिन भर कानपुर के जिला प्रशासन के परिवार को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद जब मुख्यमंत्री से मुलाकात का आश्वासन मिला तब जाकर के परिवार ने अंतिम संस्कार किया है। लेकिन मनीष गुप्ता का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसने पुलिस की बर्बरता की कहानी को सामने ला दिया है। सबसे बड़ी बात कि मनीष गुप्ता के सिर पर जो चोट लगी है वो 5/4 सेंटीमीटर, ये इतना गहरी चोट का निशान है जो इसकी वजह से ही बताया जा रहा कि मनीष गुप्ता की जान गई। सिर के बीचों बीच में चोट लग गई, ये अपने आप में बता रहा है कि इंटेंशनली ये मारा गया, डंडे से मारा गया, ये किसी भारी चीज से मारा गया, ये जांच का विषय जरूर हो सकता है। लेकिन मनीष गुप्ता के सिर पर इसी चोट की वजह से जान गई, और ये चोट कैसे आई ये पुलिस को अपनी तफ्तीश में जरूर सामने लाना होगा, जिन लोगों ने मनीष गुप्ता के साथ मारपीट की। इसके साथ ही जो गंभीर चोट के अलावा 3 अन्य चोटें हैं, वो भी उनके हाथ में है, बाह में है और आंख के ऊपरी आईलिड पर है। तो ये बता रहा है कि पुलिस ने मनीष गुप्ता के साथ कितनी बर्बरता से की कि उनकी पोस्टमार्टम में 4 चोटों का, गंभीर चोटों का उल्लेख किया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए आपका।